हेलो दोस्तों, नमस्कार। डंकी क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड हिस्ट्री की क्लासेस में आज हम पाल या परमार वंश के एक और राजा के बारे में बताएंगे। आज का शीर्षक रहेगा परमार वंश, कहिए चाहे पवार वंश या पाल वंश। ठीक है, दोनों एक ही है। उत्तराखंड का पाल वंश। इसका जो पहले दिन हमने अजय पाल राजा के बारे में पढ़ा, आज हम भाग 2 में पढ़ेंगे राजा सहजपाल। जो अजय पाल था, जिसने कि 52 जो छोटे छोटे गढ़ थे उनको उनका एकीकरण किया, तो वो अपने क्रम में 37वें क्रम के राजा थे। और जो सहजपाल है वो 42वें क्रम के राजा थे। तो 37 के बाद आप देख समझ सकते कि चार और इनके बीच में राजा थे। तो कौन कौन से थे, आ जाओ एक एक निगाह उन पे भी डाले। अजय पाल थे 37वें। अजय पाल के बाद हुए कल्याण पाल। ये राजा या तो अपने आप में कमज़ोर रहे होंगे या तो इनके बारे में अधिक जानकारी किताबों में नहीं मिली है। ठीक है। सुंदरपाल। उसके बाद हुए हंसपाल। फिर विजयपाल। ठीक है। और उसके बाद आपके आगे सहज, है ना, सहजपाल। तो राजा जो सहजपाल थे ये अपने आप में 42वें क्रम के राजा थे। ठीक है। इनके बारे में जानकारी आपको गणराज्य वंशावली में भी मिलती है, मनोदय काव्य और रामायण प्रदीप में भी मिलती है। रामायण प्रदीप में पहले बता चुका हूँ कि मेधाकर शास्त्री द्वारा रचित, मेधाकर शास्त्री ने उसकी रचना की है। ठीक है। सहजपाल जो है, इनके बारे में अब देवप्रयाग से 5 अभिलेख मिले हैं। सहजपाल की जानकारी के संबंध में 5 अभिलेख कहाँ से मिले हैं? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से 5 अभिलेख। राजा सहजपाल के बारे में 5 अभिलेख मिले हैं। देवप्रयाग में आप गए होंगे तो देवप्रयाग में रघुनाथ जी का मंदिर है, जहाँ की श्री राम जी ने तपस्या की थी। रावण का जो वध किया था, रावण क्या था, ब्राह्मण था, इसलिए श्री राम जी पे ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, इसलिए उन्होंने देवप्रयाग में तपस्या की श्री रघुनाथ मंदिर में। इसीलिए इस मंदिर का नाम श्री रघुनाथ मंदिर पड़ा है। यहाँ क्या उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी। यहाँ एक शिवलिंग भी स्थापित है, भगवान श्री राम की मूर्ति भी स्थापित है। जो ये रघुनाथ टेम्पल है, ये भी काफ़ी अपने आप में एक पौराणिक मंदिर है, क्योंकि जो राजा सहजपाल का कार्यकाल उसे माना जाता है कि वो 1550 के आसपास ही रहा होगा। तो समझ सकते हैं आपकी 1550 के आसपास से, उससे भी पहले से वो मंदिर बनी आ रही है। ठीक है। जो राजा सहजपाल था ना, इसकी जो एक तो मंदिर की जो एक मंदिर के ही प्रांगण में एक छोटी सी मंदिर है, एक तो उसमें मिलता है, और एक जो क्षेत्रपाल के मंदिर बोलते हैं उसमें इनका अभिलेख मिलता है। दूसरा अभिलेख जो मंदिर में टंगी घंटी है, मतलब टंगी घंटी के जो घंटी होती है उस पर इनका नाम खुदा हुआ है, इससे जो कि 1605 का माना जा रहा है। 1605 विक्रमी संवत का माना जा रहा है। तो 1605 विक्रमी संवत है, तो सन कौन सा होगा, उसमें से 57 घटा लीजिए, क्योंकि विक्रमी संवत क्या होता है, 57 आगे होता है। तो लगभग वो कितने का है, 1528 का, 1528 ईस्वी का वो अभिलेख है। ठीक है। अब ये देखते हैं हम कि ये किसका समकालीन था। ये तो नंबर 1 मुगल अकबर का समकालीन माना जाता है इसे, है ना, अकबर का समकालीन। अब ये प्रश्न उठता है, क्या ये क्या अकबर का समकालीन होने के साथ साथ क्या ये अकबर का वो रहा होगा, क्या बोलते हैं, अधीन रहा होगा? इस बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली है, इसलिए हम इसे एक स्वतंत्र राजा ही मानते हैं।
अकबर ने ही क्या मनसबदारी प्रथा चलाई थी? किसने? अकबर ने। इस बात को भी इतिहास भी इसके साथ पढ़ रहे हम। अकबर ने मनसबदारी प्रथा में इसलिए मनसबदारी प्रथा, तो मैं इसलिए इसे बता रहा हूँ क्योंकि जो अकबर का एक मनसबदार था हुसैन खां, हुसैन खां हुसैन खां अकबर का मनसबदार था। इसने शिवालिक पे आक्रमण किया। कहाँ? शिवालिक क्षेत्र जो है हमारा दून घाटी या इससे जुड़ी हुई सहारनपुर हो गया, शिवालिक क्षेत्र, गढ़वाल के शिवालिक क्षेत्र पर आक्रमण किया। किसके टाइम पे? यही राजा अपने सहजपाल के टाइम पे। तो क्या लगता है सहजपाल ने क्या इसे दौड़ाया होगा या कुछ भी किया होगा, लेकिन ये शिवालिक से ऊपर नहीं चढ़ पाए। तो ऐसा भी मान सकते हैं हम कि शायद सहजपाल ने इसे हरा दिया हो, या तो विपरीत परिस्थितियों से, मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण ये ऊपर नहीं चढ़ पाया होगा पहाड़ों पे। ठीक है। और जो चंद वंश का राजा था कल्याणचंद, कल्याणचंद्र, रुद्रचंद्र इसके समकालीन रहे हैं। कल्याणचंद और रुद्रचंद इसके समकालीन रहे। किसके? सहजपाल के। एक और बात है, अकबर ने इसी के टाइम पे, इसी सहजपाल के टाइम पे ही गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक दल भेजा था। कहाँ? यहाँ अपने इसमें गढ़वाल में अकबर ने। तो इसका मतलब इसका मैत्री संबंध तो रहा ही होगा, क्योंकि ऐसे कोई दल भेज रहा है, इनके द्वारा कोई प्रतिरोध नहीं किया गया, तो शायद मैत्री संबंध रहा हो। अधीनस्थ का ना भी रहा हो, लेकिन समानता का संबंध रहा हो। अकबर ने गंगा नदी के स्रोत का पता लगाने एक दल भेजा। किसके टाइम पे? राजा सहजपाल के टाइम पे। ठीक है। तो ये चीज़ें इसके बारे में महत्वपूर्ण है, राजा सहजपाल के बारे में। बाकी राजा सहजपाल से जुड़ी हुई कोई ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने कौन सी प्रमुख लड़ाई लड़ी, और ना ही इनके द्वारा किए गए कोई विशेष कार्यों का उल्लेख किताबों में है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये 42वें क्रम के राजा थे, अकबर के समकालीन माना जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में गंगा नदी का स्रोत का पता लगाने अकबर ने एक दल गढ़वाल हिमालय में भेजा था, और कल्याणचंद्र और रुद्रचंद्र इनके समकालीन थे, और कहाँ से इनका अभिलेख मिला हुआ। ठीक है। अब जो रघुनाथ टेम्पल की बात है उसके बारे में हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि रघुनाथ टेम्पल जो है उसका आर्ट, जो उसका आर्किटेक्चर है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और वहाँ पे स्थापित शिवलिंग, जिसे कि विशेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है, और जो उससे जुड़ी हुई कथाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम राजा सहजपाल के साथ साथ एक और राजा को कवर करेंगे। ठीक है। वो दूसरे राजा हैं बलभद्रपाल। ये क्योंकि राजा बलभद्रपाल, इनका सिंहासन, ये सिंहासन पे बैठे थे 1579 के टाइम पे, और लगभग 1591 तक शासन किया। ठीक है। राजा बलभद्रपाल, इन्हें क्या कहा गया है? इनके अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नामों से भी जाना जाता है इन्हें, अन्य किताबों में अन्य नाम से। अन्य नाम इनके हैं बलराम शाह एवं राम शाह। शाह एवं राम शाह, दोनों में से कुछ भी आ सकता है कि ये किसके अन्य नाम है, तो बलभद्रपाल के नाम है। एक और बात याद रखो, यहाँ पे शाह जो लगाया है, शाह, ये उपाधि धारण करने की प्रथा बलभद्रपाल से चली आ रही है। कुछ किताबों में लिखा है कि मुगल दरबार ने इसे ये उपाधि दी है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता अभी प्रामाणिक पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए इसे माना जा सकता है कि इसने स्वतः ही
जैसे राजा महाराजा अपने नाम के पीछे हिंदू राजशाही में भी शाह लगा देते थे, तो इन्होंने इसका ग्रहण किया। तो पहले राजा थे, पहले राजा, पहले परमारवंशीय राजा, राजा जिन्होंने नाम पे अपना, जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की, जिन्होंने शाह नाम की उपाधि धारण की, शाह, शाह नाम की उपाधि धारण की। इसके बाद जितने भी राजा है सबने लगभग शाह अपने नाम पे लगाया। ठीक है, एक तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण है ना। इन्हें रामायण प्रदीप और गढ़वाल राज्य वंशावली जो है उसमें सहजपाल का पुत्र बताया है। ठीक है, ये अपने क्रम में कितने हैं, 43वें क्रम के राजा, 43वें क्रम के, तो ये सहजपाल के पुत्र रहे होंगे। किसी में इसे उसका मतलब भतीजा ऐसे करके भी आया, लेकिन प्रमाणिक जानकारी है कि सहजपाल के पुत्र के रूप में इन्हें 43वें क्रम के राजा है। ठीक है, एक और इनकी, इन्होंने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण करी। जो कवि देवराज थे, जो संस्कृत की ज्ञाता थे गढ़वाल में ही, उन्होंने इनकी तुलना भीमसेन बाहुबली से की है। संस्कृत कवि इन्हीं के टाइम पे थे, संस्कृत कवि देवराज ने इनकी तुलना किससे की है, भीमसेन बाहुबली, इनकी होना चाहिए था, इसकी तुलना भीमसेन बाहुबली, बाहुबली से की है। उनके हिसाब से ये बहुत ही बलवान राजा हुआ करते थे और अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे, जिनके ही बलबूते इन्होंने युद्ध भी जीते। इनमें से एक युद्ध था, इन्होंने रुद्रचंद्र के द्वारा बधाण क्षेत्र पर हमला। ठीक है, रुद्रचंद्र ने बधाण क्षेत्र पर हमला किया। बधाण लगभग 1580-82 के दरमियान उन्होंने रुद्रचंद्र ने बधाण क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसका डटकर सामना किया राजा बलभद्रपाल ने, और इसमें रुद्रचंद की पराजय हुई, उसका सेनापति पुरुषोपंत मारा गया। इस युद्ध में रुद्रचंद्र का सेनापति जो था पुरुषोपंत मारा गया। पुरुषोपंत भी कहा जाता है कहीं पे से, तो पुरुषोपंत मारा गया। बलभद्रपाल विजयी हुआ है ना, उन्होंने अपना राज्य कायम रखा। तो ये युद्ध है। और जो पुरुषोपंत, जो इसमें माना जाता है कि जो कत्यूर घाटी, जो बागेश्वर का क्षेत्र है, वहाँ पे कत्यूर वंश का शासन था, जिसका शासक था शुक्लदेव। शुक्लदेव था वो किसका मित्र था, अपने बलभद्रपाल का। चलिए एक बात देखते हैं उत्तराखंड के मैप में। ये मतलब ये उत्तराखंड का एक मैप है, इसे ऐसे समझिए। ठीक है, ऐसी करके है ना, ऐसी करके कुछ है। ठीक है, तो ये जो चमोली वाला हिस्सा है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, ये चमोली वाला हिस्सा कहाँ है, कहलाता है पेनखंडा। पेनखंडा। ठीक है, इधर बागेश्वर वाला हिस्सा, बागेश्वर वाला हिस्सा ये चमोली का है, चमोली का है। यहाँ पे बागेश्वर वाला हिस्सा है, ये कहलाता है कत्यूर घाटी। बागेश्वर क्षेत्र में कत्यूर घाटी, यहीं का राजा था शुक्लदेव। कत्यूरी मतलब एक पूर्व उत्तरवर्ती कत्यूरी शासक थे, तो उनके संबंध मैत्री थे इसके साथ, अपने क्या नाम है इनका, बलभद्रपाल के साथ, तो उन्होंने इनकी मदद की। ये अलकनंदा नदी आ गई, यहाँ पे श्रीनगर हो गया आपका। ठीक है, इधर पौड़ी आ गया, तो इधर क्या गया, राठ क्षेत्र। इन चीज़ों को याद रखना भाई, राठ क्षेत्र। ठीक है, जब राठ क्षेत्र आ गया, आप थोड़ा ऊपर जाइए रुद्रप्रयाग की तरफ। रुद्रप्रयाग की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे क्या आता है, मैखंडा क्षेत्र। रुद्रप्रयाग की तरफ जाता है, यहाँ पे क्या आता है, मैखंडा क्षेत्र।
मेखंडा क्षेत्र, ठीक है। आप फिर आएंगे इधर क्या कहते हैं, नीचे आएंगे रुद्रप्रयाग से तो भरदार क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद आप आएंगे पौड़ी, फिर आप जाएंगे इधर टिहरी का ये क्षेत्र जहाँ से हेवल नदी निकलती है, ये सकलाना क्षेत्र कहलाता है ना। टिहरी का जहाँ से हेवल नदी निकलती है, टिहरी का, ये कहलाता है सकलाना क्षेत्र। आप मैप में नोट करते रहना ना, मैप तो मैं बना नहीं पाया, अगले दिन मैं मैप से समझा पाऊँगा आपको। सकलाना क्षेत्र है ना। और इसी सकलाना क्षेत्र के पास आता है जौनपुर क्षेत्र, है ना। ये अपने आप में विशेष पहचान लिए हुए जौनपुर। इधर आइए आप, जौनसार भाबर क्षेत्र आता है ना। जौनसार भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, है ना। ऊपर से आप उत्तरकाशी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आता है यमुना वाला घाटी क्षेत्र। अगर ये यमुना नदी है तो इस तरफ क्या आता है, यमुना का क्षेत्र का। अगर ये यमुना नदी है तो यमुना वाला क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, रवाई क्षेत्र। ये अपने आप में अलग सांस्कृतिक पहचान लिए हुए हैं, ठीक है, रवाई क्षेत्र। उसके बाद आता है टकनौर एरिया। टकनौर एरिया भी उत्तरकाशी में आता है, जहाँ शिवालिक मतलब ऊंची पहाड़ियाँ भी हैं। टकनौर, टकनौर कहते हैं या तकनौर कहते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपने याद रखना है, तकनौर क्षेत्र। और जौनपुर हो गया, ये हो गया। और आपका मेखंडा क्षेत्र हो गया, आपका रुद्रप्रयाग में हो गया। दसोली आपका इधर हो गया, चमोली में ही होता है दसोली क्षेत्र भी, ठीक है। नीति वैली ऊपर चाइना बॉर्डर की तरफ है, तिब्बत बोलते हैं जिसे। उसके बाद अगले दिन हम आपको जिस दिन जिस राजा के बारे में आएगा उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी रहेगी उसको हम उसी समय आपको बताएंगे, नहीं तो गड़बड़ी आती है, ठीक है, गड़बड़ा जाता है मामला। अगले दिन आप मैप लेके बैठे रहना। तो देखिए कत्यूर घाटी में जो था, कत्यूरी घाटी में उस समय जो शासक था उसका समकालीन राजा सुक्कलदेव, राजा सुक्खलदेव, इसका ये वो भी इसका समकालीन था, किसका, बलभद्रपाल का, देव बलभद्रपाल का समकालीन था। तो इसके साथ मैत्री संबंध थे अपने बलभद्रपाल के साथ, तो इन्होंने अच्छे से उनका संबंध निभाया। तो आज हमने दो राजाओं के बारे में पढ़ा, राजा सहजपाल और राजा बलभद्रपाल, ठीक है। अगले दिन हम इनके क्रम में जो अगला राजा होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, और उनसे जुड़े हुए अगर कोई प्रश्न पूछा गया है तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार।